ऑपरेशन एपिक फ्यूरी के तहत यूएस और इजराइल ईरान के बीच में अभी काफ़ी डिस्प्यूट चल रहा है। ये जो कॉन्फ्लिक्ट है जहां पर नेवी और एयरफोर्स के माध्यम से इजराइल और यूएस ईरान की कई सिटीज़ के ऊपर अटैक कर रहे हैं, उसमें कई सारी पॉलिटिकल लीडरशिप ईरान की ध्वस्त हो चुकी है। पहले डिफेंस मिनिस्टर के मारे जाने की खबरें आई और सबसे बड़ी खबर तब आई जब ईरान के सुप्रीम लीडर अयतुल्ला अली खमेनी इस स्ट्राइक में मारे गए। उनके साथ में उसके कई परिवार के जो सदस्य हैं उनकी भी मौत हुई है। अब इस घटना को आपको कैसे समझना है, 3-4 डायमेंशन में इस वीडियो में आपके लिए कवर करूंगा। यह डिस्प्यूट क्यों था, यूएस और ईरान या इजराइल और ईरान के बीच में समस्या क्यों थी, यह जो मिडिल ईस्ट का इलाका है वह क्यों समस्याओं के घेरे में है, भारत के ऊपर इसका क्या इंपैक्ट हो सकता है, या आगे की जो हैं वो घटनाएं किस हिसाब से हो सकती हैं। मिडिल ईस्ट के बारे में बात करते हैं तो यहां पर कॉन्फ्लिक्ट नया नहीं है। इजराइल और पैलेस्टीन का विवाद तो पहले से था ही। 1979 में जब ईरान की यहां पर इस्लामिक रेवोल्यूशन होती है, जिसमें सेक्युलर ईरानियन स्टेट को एक थियोक्रेटिक स्टेट बना दिया जाता है। शाह पहलवी की जो डायनास्टी 1979 के पहले ईरान पे जो सत्ता में काबिज थी, उसमें जब ये रिवॉल्यूशन हुआ तो उनको निष्कासित वहां से किया गया और वहां पर मुस्लिम क्लेरिक्स के द्वारा सरकार चलाई गई। खुद अयतुल्ला अली खमेनी वहां पर 6 साल तक उनके राष्ट्रपति रहे और उसके बाद में करीबन 3-3.5 दशक तक वो ईरान के सुप्रीम लीडर रहे। इन्हीं के कार्यकाल में, यानी ईरान के सुप्रीम लीडर के कार्यकाल में ही ईरान ने कई सारी ऐसी स्टेप ली जहां पर पश्चिमी देशों के या इजराइल के साथ में और अन्य मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज के साथ में ईरान के रिलेशंस डाउनग्रेड होते रहे। इजराइल 1979 तक ईरान के साथ में एक अच्छा सहयोग पार्टनर था, ट्रेड उनका अच्छा चल रहा था, टेक्नोलॉजिकल कोऑपरेशन काफी अच्छा था और कई बार जो इजराइल के जो मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज से जो डिस्प्यूट थे उसमें भी ईरान उनका साथ देता था। लेकिन जैसे ही इस्लामिक रिपब्लिक वहां पर मतलब रिपब्लिक खत्म होकर के इस्लामिक वहां पर आते हैं तो उनकी वजह से जो है इजराइल के साथ में रिलेशन खराब हो जाते हैं। चूंकि पश्चिमी देशों की भी कई सारी कंपनीज तेल के सेक्टर में वहां पर कार्य कर रही थी या अन्य जो उद्योग धंधों में चल रही थी, वो भी धीरे धीरे राष्ट्रीयकरण या तो उनका कर दिया गया 1979 की इस्लामिक क्रांति के बाद में, या उनकी संपत्तियां जब्त करके उनको वहां से बेदखल कर दिया गया। उसकी वजह से भी यूएस या अन्य पश्चिमी देशों में ईरान के खिलाफ पब्लिक जो है गुस्सा फूटा। अब ईरान में अपनी सत्ता को और ज्यादा कंसोलिडेट करने के लिए तथा जिस हिसाब से यूएस का एक्शंस अलग कंट्रीज पर हो रहा था, जैसे मान लो अगर हम बात करें अफगानिस्तान, इराक, लीबिया, इन कंट्रीज में जिस हिसाब से सत्ता परिवर्तन की जो कोशिशें अमेरिका ने की या सत्ता परिवर्तन करवाया, उससे बचने के लिए ईरान ने अयतुल्ला अली खमेनी के नेतृत्व में न्यूक्लियर वेपन्स डेवलप करने का काम किया कि भैया अगर न्यूक्लियर वेपन्स हमें मिल जाएगा तो हम हमारी रक्षा कर लेंगे। न्यूक्लियर वेपन आपको पता है वर्ल्ड वॉर 2 के बाद में एक ऐसा प्रकार का डिवाइस है जिसने डेटरेंट के तौर पर कार्य किया। अगर आज थर्ड वर्ल्ड वॉर अगर नहीं हुआ है तो उसमें सबसे बड़ा एक कंट्रीब्यूशन अगर किसी भी चीज का माना जाता है तो वो न्यूक्लियर वेपन भी है। तो न्यूक्लियर वेपन हम बना लें, ईरान उसकी तरफ बढ़ रहा था। करीबन अपने यूरेनियम को 60% तक एनरिच करने के बारे में खबरें जो हैं वो ईरान से आने लगी। तो 2010 के दशक में यूएस और अन्य पश्चिमी देश और इजराइल इससे काफी चिंतित लगे और उन्होंने एक जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन के तहत ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को कैसे रोका जाए उसमें कार्य किया। जॉइंट प्रोग्राम, ये जो JCPOA डील थी, यह 5 कंट्रीज और यूरोपियन यूनियन के साथ में जो थी, जर्मनी के साथ में जो थी, उसको धक्का लगा जब यूएस के प्रेसिडेंट ने ये डील जो है वो हटा दी जब अपने पहले कार्यकाल में वो थे। उसके बाद में ईरान के ऊपर कई प्रकार की वेस्टर्न सैंक्शंस लगी, तेल का उनका निर्यात जो है वो बंद हो गया ज्यादातर कंट्रीज के साथ में। इवन भारत के साथ में भी करीबन भारत की ऊर्जा जरूरतों का आज के करीबन 10 साल पहले 13% जो ईरान से आता था वो रातों रात जो है उसमें ब्रेक लग गए। तो इसकी वजह से भी जो जनता वहां की थी या जो कंपनीज थी जिनको तेल की कमाई होती थी वो एकदम रातों रात गिर गई। आर्थिक स्थिति जो है वहां पर अब फिलहाल उसकी वजह से भी काफी डाउन चल रही थी। हालांकि चाइना और रशिया को वो तेल का, अब रशिया को तो नहीं चाहिए, चाइना को ज्यादा तेल चाहिए तो वो निर्यात कर रहे थे।
लेकिन जो पैसा आ रहा था वो उतना नहीं था जिसकी वजह से लोगों के लिए रोजगार या उनकी जो आकांक्षाएं हैं उनकी पूर्ति हो सके। इसी का कल्मिनेशन था कि नवंबर 2025 में खामनेई की सत्ता के अगेंस्ट में जो है वो प्रोटेस्ट वहां पर हुए, और ये प्रोटेस्ट भी 1979 के बाद में सबसे तीव्र प्रोटेस्ट माने जाते हैं, जहां पर खामनेई यानी डेथ टू खामनेई इस प्रकार के भी नारे लगे। अब बात आती है कि उसको कुचलने के लिए वहां की सरकार ने बहुत ही अमानवीय तरीकों से उनको कुचला, जिसकी वजह से भी कई सारे पश्चिमी देश स्पेशली अमेरिका ने खामनेई को ये प्रोटेस्ट या तो खत्म करने या फिर जो है ईरान को इन प्रोटेस्ट को खत्म करने के बारे में बात कही, अदरवाइज उसका परिणाम बहुत बुरा होगा, इस प्रकार की भी खबरें आई। अब इजराइल अगर ईरान को न्यूक्लियर वेपन मिल जाता है तो सीधा खतरा इजराइल को भी होता है, क्योंकि न्यूक्लियर वेपन अगर यूज किए जाते हैं या आपके पास अगर रहते हैं तो आपके पास वो लड़ने का लीवरेज नहीं होता। मिडिल ईस्ट के भी कई सारे कंट्री जो कि सिया सुन्नी कॉन्फ्लिक्ट की भी वजह से ईरान के साथ में नहीं देते, जैसे अगर हम बात करें सऊदी अरबिया, यूएई, कतर इत्यादि जो देश हैं, इवन इराक भी, तो यहां पर भी जो यूएस के मिलिट्री बेसिस हैं, तो यूएस को भी चिंता सताने लग गई कि अगर कल को ईरान के पास में न्यूक्लियर वेपन अगर आ जाता है तो इन देशों की सुरक्षा का क्या होगा। तो यूएस, इजराइल या अन्य जो मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज थे ये नहीं चाहती थी, स्पेशली गल्फ कंट्रीज, कि ईरान के पास में वो न्यूक्लियर वेपन डेवलप या टेस्ट करने की सुविधाएं हो जाएं या न्यूक्लियर वेपन उनके पास आ जाए। इसके लिए जो है कई बार ये प्लान किया गया। थोड़े दिनों पहले आपने देखा होगा 6-7 महीने पहले, जहां पर ऑपरेशन एक जो स्पेशल चलाया गया था यूएस के द्वारा, B2B बॉम्बर एयरक्राफ्ट के द्वारा, इवन कई फीट गहरा, कई मीटर गहरा पहाड़ों में भी वहां पर भी ईरान के न्यूक्लियर ठिकानों के ऊपर हमला किया गया और वो वहां पर ध्वस्त की गई थी स्ट्रक्चर्स। वो स्ट्रक्चर्स भी धीरे धीरे वापस से ईरान ने जो है डेवलप करने की खबरें वापस आने लग गई थी। तो अब ये जो सटीक कार्रवाई की गई है, जहां पर एयरक्राफ्ट कैरियर, कई सारे नेवी के मतलब एंटी शिप ऑपरेशंस तथा एयर पावर के द्वारा यूएस और इजराइल ने मिलकर के, और ये खबरें भी हैं कि सऊदी अरबिया ने उसमें साथ दिया है, ईरान के कई सारे सिटीज में 1200 से ज्यादा बॉम्ब गिराने की खबरें आई। तो ये तो रहा डिस्प्यूट का क्या कारण था या उससे कैसे निपटा गया। अब बात आती है कि मिडिल ईस्ट में अगर इस प्रकार का कॉन्फ्लिक्ट चलता है तो इंडिया के ऊपर इसका क्या असर हो सकता है। सबसे पहले आपको समझना होगा, भारत के करीबन 9 मिलियन यानी 90 लाख से 95 लाख के आसपास जो लोग हैं वो मिडिल ईस्ट के विभिन्न कंट्रीज में रहते हैं। अगर वहां की सुरक्षा को कुछ भी खतरा होता है तो इन लोगों की सुरक्षा, उनके रोजगार या फिर उनके पलायन संबंधी समस्याएं हो सकती हैं। भारत अगर उनको इवेक्युएट करके अपने कंट्री में लाता है तो इवेक्युएशन कैसे करे, एक बड़ी मानवीय त्रासदी वहां पर क्रिएट हो सकती है। उन लोगों को यहां पर रोजगार कैसे देंगे, वो समस्या खड़ी हो सकती है। दूसरा आपको समझना होगा, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो कि एक ऐसा रास्ता है जहां से मिडिल ईस्ट की करीबन जो 50% तेल सप्लाई होती है ना भारत को और ऊर्जा जरूरतों की, उसके ऊपर भी सीधा जो है वो चोट आती है, यानी सप्लाई चेन डिस्टर्ब हो सकती है। तो अगर स्टेट ऑफ हॉर्मुज को चौक करता है अगर ईरान, तो भारत की ऊर्जा जरूरतों को भी जो है वो दिक्कतें हो सकती हैं। जब ईरान के द्वारा ये तेल का जो एक मतलब सप्लाई चेन है ध्वस्त किया जाता है, तो आयाती तेल की महंगाई भी यहां पर सामने आ सकती है। इसी के साथ ईरान का जो हम छबहार पोर्ट डेवलप कर रहे हैं, अगर उसको अटैक किया जाता है यूएस या इजराइल के फोर्सेस के द्वारा, या ईरान अगर कल को मना करता है भारत को, तो इतने दिनों तक हमने सेंट्रल एशिया जाने के लिए एक अल्टरनेट मार्ग छबहार पोर्ट के रूप में डेवलप कर रहे हैं, वो हम वापस से पीछे चले जाएंगे, उससे हाथ धोना पड़ेगा। कई सारे फ्लाइट ऑपरेशंस जो हैं वो हमें कैंसिल करने पड़े हैं। हमारे जो एयरक्राफ्ट कैरियर की 100 से ज्यादा फ्लाइट अब वहां पर जो है कैंसिल हो चुकी हैं, तो उनको लंबा रास्ता तय करके अब वेस्टर्न कंट्री जाना पड़ेगा उस एयर स्पेस अगर बंद हो जाता है। तो इंडिया मिडिल ईस्ट इकोनॉमिक यूरोपियन इकोनॉमिक कॉरिडोर यानी IMEC, उसकी भी स्पीड कम हो सकती है अगर ये जो है कॉन्फ्लिक्ट मिडिल ईस्ट में सबसे ज्यादा लंबे ड्यूरेशन के लिए चलता है। तो भारत के ऊपर इसका ये इंपैक्ट है। अगले लेक्चर्स में हम आपको समय समय पर बता देंगे कि किस तरीके से कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, कौन कौन से वेपन्स इसमें इस्तेमाल हुए हैं और इसमें आगे जो है पूरे क्षेत्र में किस प्रकार की गतिविधियां होंगी। तो आर्य जंक्शन के साथ ऐसे ही बने रहें। थैंक यू वेरी मच।